गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी मेन का हम लोग जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसी कड़ी में साइंस एंड टेक का एक नया टॉपिक है। और आज एक कौन सा टॉपिक है तो इंडियन नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन है, इसरो की कुछ भविष्य की योजनाओं की भी व्याख्या कीजिए। इसरो तो बीपीएससी का फेवरेट है, बीपीएससी की क्या है पूरे भारत का फेवरेट है और कोई भी एग्जाम हो तो इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इसका अंग्रेजी में नाम हुआ IRNSS। याद कीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। मतलब जो जीपीएस का काम करते हैं देखते हैं हम लोग, वही जीपीएस है अभी। यानी जो भारत में चलने वाले जो जहाज हैं, जो स्पेशल एयरपोर्ट के लिए बनाया गया उसका नाम था गगन। अभी यह समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा और वहाँ पर जो भारत के जहाज इधर से उधर जाते हैं, मूवमेंट होता है, उस पर यह नज़र रखेगा। इसे नावी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसका उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। इसके भी दो भाग हैं, एक है स्टैंडर्ड जो सैनिकों के लिए होगा, सुरक्षा की दृष्टि से होगा, वह आम आदमी को मुहैया नहीं कराई जाएगी, और एक होगा जनरल। जनरल मतलब क्या, जो आम आदमी जिस तरह हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे और कर भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू हो ही चुका है। दूरी तक के हिस्से में इसका उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। यह भारत की सीमाओं की सुरक्षा, और बॉम्बे पर जैसे अटैक हो गया था 9/11 वाला, रात में जो विदेशी जहाज आ गया था, उस तरह की जो घटना होने वाली है उससे पर रोक लगाएगी यह। इस प्रणाली में 7 उपग्रह शामिल हैं। कितने? 7। इस प्रणाली का उपयोग भारतीय सेना के अलावा देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान भी करेंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन और कंप्यूटर भी इस प्रणाली का उपयोग में किया जाएगा। इस उपग्रह प्रणाली में 7 उपग्रह हैं। कितने? 7। और वो कैसे लगे हुए हैं इससे बताते हैं, देखिए। तो इसमें 1 2 3 क्लियर है, 2 इधर 2 इधर, ये है इसका 7 पेयर है। क्लियर है? तो 7 मतलब 3 जियो स्टेशनरी है और ये 4 कौन है तो दिखाते हैं, चाहे ये देख लीजिए। 3 भू स्थिर है, यानी 3 भू स्थिर है तथा 4 उपग्रह, ये आउटर 4 ये भू समकालिक है, यानी जियो स्टेशनरी है। क्लियर है? और इसमें कौन कौन उपग्रह हैं तो यही याद कर देख लीजिए, याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। IRNSS 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G, लेकिन जो पहले वाला 1A था ये खराब हो गया, जिस कारण पहले 1 आई गया, फिर आई भी नहीं काम कर रहा था, फिर 1H है उस समय। IRNS की कुछ विशेषता है, जैसे इस योजना की लागत लगभग 1420 करोड़ रुपए है। इसमें 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में, 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में और 4 उपग्रह भू समकालिक है, और प्रत्येक उपग्रह में 3 अत्यधिक सटीक रूबिडियम एटॉमिक घड़ियां लगी हुई हैं। पृथ्वी की कक्षा में करीब 36,000 किलोमीटर के दायरे में IRNSS उपग्रह प्रणाली पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। 36,000 है, यानी सबका सब जियो स्टेशनरी ही है। इसका इस्तेमाल जलीय तथा स्थलीय इलाकों के अलावा वायु क्षेत्र में नेविगेशन के लिए किया जाएगा। जो काम जीपीएस का है वही काम इसका भी है, लेकिन वह जीपीएस ग्लोबल है, यह रीजनल है, यह केवल भारत और भारत के बाउंड्री के चारों तरफ 1500 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट में अधिक क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, और यानी कि उपयोग होगा। इसका इस्तेमाल जलीय तथा स्थलीय इलाकों के अलावा वायु क्षेत्र में नेविगेशन के लिए किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के लिए यह काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। वाहनों के ट्रैक करने तथा फ्लीट मैनेजमेंट में यह उपयोगी साबित होगा। वाहन चालकों के लिए विजुअल और वॉयस नेविगेशन इसमें उपलब्ध है और नक्शा बनाने में भी यह उपयोगी है। इसरो की कुछ भविष्य की योजना, जैसे चंद्रयान 2, सबसे प्रमुख गगनयान ही ले लीजिए। तो चंद्रयान 2 क्या है? चीन द्वारा आखिरी लैंडिंग के 5 साल बाद इसरो जनवरी 2019 में अपने पहले चंद्र रोवर को जमीन पर उतारने के लिए तैयार है। यानी चंद्रयान 2 तो गया, लेकिन क्या हुआ तो जानते ही हैं कि 2.1 किलोमीटर पहले कनेक्शन टूट गया और वह उल्टा ही
ज़बरदस्त लैंड कर गया। लैंड तो हुआ लेकिन वह क्रैश लैंड हो गया। अतः भारत का वो मिशन, लैंड करने वाला मिशन असफल हो गया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चलिए कुछ तो सफलता मिला। आगे देखिए, अर्ध क्रायोजेनिक परियोजना, यह क्या है? वर्तमान में इसरो इस परियोजना पर भी काम कर रहा है। इसके अंतर्गत इसरो एक सुपर लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है जो 50 से 60 टन भारी पेलोड को ले जाने में सक्षम है। अभी भारत में 5 टन तक के भी उपग्रह भारत अपने जो उसके लॉन्चिंग व्हीकल है उसे नहीं छोड़ पाता है। उसके लिए भारत कहाँ जाता है? तो कोरू कहाँ है? तो यह सूरीनाम यानी ब्राज़ील के पास है, जो फ्रांस का टेरिटरी है, और वहीं पर फ्रांस का लॉन्चिंग पैड है जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े उपग्रहों को वहीं से छोड़ा जाता है। पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल यानी रीयूजेबल, एक बार छोड़ देंगे और वह ऊपर जाएगा, ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और फिर वापस आ जाएगा। इसरो पुनः प्रयोग होने वाले लॉन्च वाहन की परियोजना पर भी काम कर रहा है। यह वाहन अंतरिक्ष में जाने के बाद पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। आदित्य सौर मिशन, यह बहुत दिनों से चर्चा में है और अभी तक नहीं, उससे पहले ही अमेरिका का सोलर प्रोब मिशन गया और वो काम कर रहा है। आदित्य मिशन 2019-20 तक सूर्य के लिए इसरो का जांच मिशन है। इसे मूल रूप से आदित्य 1 तथा वर्तमान में आदित्य L1 मिशन कहा जाता है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष मौसम के लिए महत्वपूर्ण भौतिक पैरामीटर का अध्ययन करना था। और इसमें L क्या है? L1 तो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। तो यह पूछिएगा ये लैग्रेंजियन क्या है? देखिए, माँ कल्पना कीजिए यह सूरज है, यह पृथ्वी है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है वह बराबर हो गया, और इतना बराबर हो गया कि जो तीसरा कोई आइटम वहाँ पर जाएगा तो वह वहीं पर स्थिर रह जाएगा, माने उपग्रह यहाँ पर स्थिर हो गया, न वो इधर आएगा, न सूर्य की तरफ जा सकेगा, न पृथ्वी की तरफ। तो वही लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। तो लैग्रेंजियन 1 यही है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और इसको एक वृत्त बना दीजिए। लैग्रेंजियन 1 यहाँ, 2 इसके अपोजिट साइड में। अब ये देखिए, एक 3 यहाँ पर, 4 इधर और 5 होता है एक लैग्रेंजियन पॉइंट। तो 5 किधर मिलेगा आपको? तो 5 इधर होगा, बहुत दूर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गगनयान, इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में ले जाने तथा पुनः पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के लिए है। रूस, USA तथा चीन एकमात्र ऐसे देश हैं जो अब तक अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजे हैं या चांद तक ले गए हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई ऐसा न हुआ है। राकेश शर्मा भी गए थे तो उसको सोवियत संघ ने ले गया था उनको, और वो भी अंतरिक्ष यात्री थे और वो भारत के धरती से न उड़े थे। जहां सफलतापूर्वक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसरो मानव को अंतरिक्ष में ले जाने तथा वापस लाने वाला विश्व का चौथा देश बनने की उम्मीद कर रहा है। इस परियोजना को 2022 तक लॉन्च की जाने की संभावना है। इसमें क्या होगा? तो गगनयान में 3 तरह के लॉन्च होंगे। पहला जो एक वायुमित्रा बना है, सेमी ह्यूमनॉइड यानी आधा ह्यूमन, उसके पैर नहीं है उस रोबोट के लेकिन हाथ है उसका, तो वो पहले उस पर परीक्षण किया जाएगा। फिर दूसरा एक और मानव रहित जाएगा अंतरिक्षयान, जाएगा और फिर वापस आएगा, और तीसरी बार में मानव को लेकर अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। और उसमें जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उसके ट्रेनिंग भी चल रहा है। अभी तो रूस में ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये सब हो जाएगा तब कर्नाटक में भी एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। वर्तमान में इसरो जिस तेजी से और सटीकता के साथ अपनी परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है, उसे साफ जाहिर है कि कुछ ही समय में इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शीर्ष पर होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम तो स्पेस एक्स, ब्लू स्काई, बहुत तरह के प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, जिससे अब सरकारी कंपनियों को कंपटीशन करने में कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी इसरो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत को इसरो से न सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलता है। इसरो के वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से विदेशी आय के विनिमय में भी वृद्धि हो रही है। तभी तो इसरो में अब पहले एक लॉन्चिंग पैड था, उसका दूसरा बना श्रीहरिकोटा में, और तीसरा बन रहा है कहाँ है? तो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। उसी तरह एक छोटे छोटे जो उपग्रह थे उनको छोड़ने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है
जो स्पेशल वही काम ही करेगी जो वाणिज्यिक इकाई पहले एंट्रिक्स थी, तो वो तो उतना कारगर न थी जितना अब नया बना है। एक और अंतरिक्ष विभाग बना है जो केवल वाणिज्यिक उपग्रह के ही प्रक्षेपण और उसके विकास तथा उसमें प्राइवेट सेक्टरों के विकास पर ध्यान देगी। क्लियर है। अगली बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।